नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन पर, जो आप सभी की टीआरई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, टीआरई 3.0 के लिए। और बेहतरीन यह सेशन चल रहा है। आज हम सभी डे 3 पर बात करेंगे। 2 क्लास आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है पर्यावरण अध्ययन का, और आज तीसरी क्लास होगी, जिसमें से हम सभी एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे हैं, जो आप सभी के पेपर के लिए है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर भी कर दें, और क्लास को अगर आप लोग लाइक ना किए हो तो एक बार लाइक भी कर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है लौंग का उपयोग। बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब, या ईवीएस का प्रश्न ऐसे आपको सामने आएगा ना तो लगेगा बहुत सरल है, लेकिन आपको घुमा सकता है। कर लौंग का उपयोग दांत के दर्द के लिए किया जाता है, जिससे हम कराह उठते हैं या दर्द को शांत करने में सहायता करती है। जब आपके दांत दर्द करते हैं तो हम जानते हैं कि लौंग खाया जाता है। कराह उठते हैं और दर्द को शांत करने में सहायता करती है। लौंग जो है वृक्ष का कौन सा भाग है? जो लौंग होता है वह वृक्ष का कौन सा भाग होता है? बेहतरीन प्रश्न है। क्या तना होता है, या बीज होता है, या कलिका होता है, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा भाग होता है लौंग वृक्ष का? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो भाई साहब, इसके लिए आपसे भी जवाब देंगे। क्या इसका राइट ऑप्शन बनेगा? तो हम जानते हैं वह होता है कलिका होता है। कौन सा? वह कलिका भाग होता है, वृक्ष का कलिका भाग होता है। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड नंबर, किस पादप उत्पाद का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तुलसी, जामुन, सौंफ, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? हम जानते हैं मधुमेह की बात किया जाए, जिसे शुगर बोलते हैं, और शुगर में को नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह क्या किसका? तुलसी का नहीं, तुलसी का नहीं करते, हम करते हैं जामुन के। जामुन खाते हैं, और जामुन खाने से क्या होता है? जो शुगर होता है वह कम हो जाता है। जब शुगर है, जैसे किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, तो वह जो मधुमेह ज्यादा है तो उसको लेवल करने में, नियंत्रित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सेकंड, किस पादप उत्पाद का उपयोग माउथ फ्रेशर के रूप में किया जाता है? सौंफ के बीज के, या हल्दी के, काली मिर्च को? उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम जानते हैं जो माउथ फ्रेशर के रूप में किया जाता है भाई साहब, जब आप कहीं पर खाना खाने जाते हैं, होटल में देखे होंगे, तो आप खाना खाने के बाद आप जब पे करने जाते हैं पैसे, तो उसके बगल में एक सौंफ रखा होगा, थोड़ा सा क्या रखा होगा? सौंफ रखा रहता है, और आपके एक जो चीनी की तरह बड़ा बड़ा होता है, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, वह भी रखा होता है। तो आप क्या करते हैं? उसको खाते हैं। तो इसलिए अगर बात किया जाए सौंफ के बीज, तो एकदम सही है, आपका राइट ऑप्शन है। सौंफ के बीज को हम खाते हैं, माउथ का फ्रेशन बोला जाता है, हल्दी नहीं भाई, काली मिर्च या कुछ नहीं। आपका राइट आंसर बनेगा सीधा सा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? अगर अंत ज्वार, या मलेरिया, डेंगू? उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा या बुखार है जो आपको तेज कपकपी के साथ क्या करता है? इलाज। तेज कपकपी के साथ बुखार आता है, और इसका इलाज जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। वह कौन सी बीमारी है? वह कौन सा बुखार है? जी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा? तो हम जानते हैं मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया जब आपको हो जाता है तो सिनकोना के वृक्ष की छाल को हम क्या करते हैं? उसको उसके उपयोग करके या मलेरिया को खत्म करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है? शहद का, या अदरक का, मछली के तेल का, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा इसमें से? निम्नलिखित में से आपको ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा होगा जिसका उपयोग दवा के रूप में हम करते हैं? शहद का दवा के रूप में किया जाता है? नहीं। अदरक का? एकदम। अदरक को हम क्या करते हैं? दवा के रूप में यूज करते हैं। दवा के रूप में अदरक यूज किया जाता है। आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या बी। मछली का तेल नहीं भाई, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। वैसे भी डी गलत हुआ, ई भी गलत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों में पानी क्यों जमा किया जाता है? क्यों जमा किया जाए मिट्टी के बर्तन में? आप देखते होंगे गर्मियों में मिट्टी के जो बर्तन है, जैसे आप देखे होंगे, ठंडा रखने के लिए किया जाता है। तो क्यों ऐसा? पानी को ठंडा रखा जाता है, या पानी को गर्म शुद्ध किया जाता है, या पानी को गर्म रखा जाता है, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम तो जानते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पानी उसमें रखा जाता है, पानी को ठंडा रखा जाता है। ऑप्शन संख्या ए।
प्रश्न को देख रहे हैं ना, यह बहुत सरल सरल बस बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा ईबीएस का, क्योंकि एससीईआरटी एनसीईआरटी में यही सारी चीजें दी गई हैं। और हम जब यही एग्जामिनर बोल दिया गया अतुल प्रसाद जी के द्वारा, जब अतुल प्रसाद जी इसकी वैकेंसी निकाल रहे थे 3.0 का, तो उसी समय उन्होंने बताया था कि जो एससीईआरटी है एनसीईआरटी है उसी को बेस बनाकर हम क्वेश्चन पूछेंगे। प्रश्न संख्या 7, मिट्टी के बर्तन में पानी किस कारण के ठंडा रहता है? किस वजह से मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है? अवसादन की वजह से, संघनन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से, उपरोक्त में से एक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या रीजन है जो भाई साहब पानी ठंडा रहता है मिट्टी के बर्तन में? तो वह रीजन है वाष्पीकरण का। जो वाष्पीकरण का यह रीजन है कि जो पानी ठंडा रहता है मिट्टी के बर्तन में, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मृदा की उत्पादकता निर्धारित करने वाला नहीं है? मृदा का रंग, या कह रहा है मृदा की रासायनिक संरचना, या सूक्ष्म जैविक संख्या, या फिर उपरोक्त में से एक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा और इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? निम्नलिखित कारकों में से कौन सी मृदा की उत्पादकता निर्धारित करने वाला नहीं है? तो क्या मिट्टी का रंग या डिसाइड करता है कि आपका जो उत्पादकता को दिखाता है? तो क्या या मिट्टी की रासायनिक संरचना? तो मिट्टी की रासायनिक संरचना तो बताइए, तो आपकी उत्पादकता पर डिपेंड करेगा, लेकिन मिट्टी का रंग इस पर कोई डिपेंड नहीं करता भाई। आपका राइट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि हमसे पूछ रहा था नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 9, कौन सा खेल बच्चों का एक प्रसिद्ध खेल है जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक कसरत की आवश्यकता होती है? कल लुका छिपी, खो खो, कर हाफ काच, या उपरोक्त में से एक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? बेहतरीन प्रश्न है 9th नंबर के लिए। कह कि वह कौन सा बच्चों का प्रसिद्ध खेल है जिसमें कह रहा कि जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक कसरत की आवश्यकता पड़ती है? शारीरिक संज्ञानात्मक मतलब शरीर के साथ साथ संज्ञानात्मक क्षमता की भी जरूरत पड़ती है। लुका छिपी क्या बच्चों का या प्रसिद्ध लुका छिपी इसमें ना, खो खो नहीं भाई, हाफ काच, हाफ स्काफ होगा, और हाफ काच या आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा, या आपके ईबीएस की एनसीईआरटी की आप जब पढ़ेंगे क्लास 4th की एनसीईआरटी, तो आपको इसमें दिखेगा ये सारे क्वेश्चन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन है? टेबल टेनिस, ताश का खेल, शतरंज, उपरोक्त में से एक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या खेलते हैं? कौन सा इसमें से खेल खेलते हैं जो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हो सकते हैं? जी बताएंगे इसमें से क्या होगा? टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस भाई नहीं होगा। ताश भाई, ताश के खेल एकदम कर सकते हैं घर में। ऑप्शन शतरंज ना, या भी नहीं होगा और या भी नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ताश के खेल को हम घर में खेल सकते हैं। ऑप्शन संख्या बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 11, संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती हैं? करा कि फिल्म स्ट्रिप, या ब्लैक बोर्ड, टेलीविजन, या उपरोक्त में से एक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 11th नंबर के लिए जवाब दीजिएगा, क्या राइट ऑप्शन होगा? संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? वह दिखाई जाती है फिल्म स्ट्रीम के द्वारा, इस फिल्म स्ट्रिप के द्वारा दिखाई जाती है। ऑप्शन संख्या ए होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? वह फिल्म स्ट्रिप के द्वारा दिखाई जाती हैं। ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, किसी संदेश को तैयार करने की क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? भाई साहब करा डिकोडिंग, मैसेजिंग, या फिर आपका इनकोडिंग, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी संदेश को तैयार करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बताएंगे इसमें से किस संदेश को तैयार करने की क्रिया को हम बोलते हैं इनकोडिंग कहते हैं। क्या इनकोडिंग कहते हैं? इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। इनकोडिंग बोला जाता है, उसको क्या रूप जाना जाता है? इनकोडिंग के रूप में जानता है। आपका ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13, स्मॉग क्या है? ओजोन और धुआं है, या कोहरा और धुआं है, या फिर आपका कोहरा और ओजोन है? उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्मॉग क्या होता है? स्मॉग क्या है भाई साहब? जी स्मोक क्या देखते होंगे आप, ठंडियों के समय स्मोक हो जाता है। जब दिल्ली जैसे शहर में आपको पता होगा स्मोक की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो स्मोक क्या है भाई? स्मोक क्या ओजोन और धुआं होता है? नहीं, ओजोन और धुआं नहीं होता है। कोहरा और क्या होता है? धुआं होता है। ऑप्शन संख्या बी होगा। कोहरा और ओजोन ना, आपका राइट ऑप्शन होगा कोहरा और धुआं होता है, या
आप कह सकते हैं ऑप्शन संख्या सीधा सा बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? करा कि बेंगलुरु में, कोचीन में, बैरकपुर में, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान है कहाँ स्थित है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी का कंटेंट है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में, ऑप्शन संख्या ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न करा कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। तो मैंने आपको बताया ही है कि किसानों को जो है केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करना है। करेक्ट, केचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और उनका मल मिट्टी को निषेचित करती है। या केचुआ जमीन के नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम बनाते हैं। या केचुओं द्वारा बनाई गई सुरंगें हवा और पानी को मिट्टी में आसानी से पहुंचाती हैं। करेक्ट, केवल ए सही है या केवल बी सही या केवल सी या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 15 नंबर, प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी के सभी इसमें क्या है? सभी के सभी राइट हैं। देखिए, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनका मल जो है मिट्टी को निषेचित करता है, एकदम सही है, या भी सही है। तो आप कह सकते हैं बी भी सही है पूरी तरीके से, क्योंकि मिट्टी की खुदाई को नरम बनाते हैं। ऑप्शन संख्या आप कहेंगे डी ऑप्शन है। ऑप्शन संख्या इसमें ए बी सी तीनों सही है, तो राइट ऑप्शन कह सकते हैं एक से अधिक, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। तरह घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? पेड़ के तनों में कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है? कौवे या बसंत गौरी या शकर खोरा या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है जी, बताइएगा इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? वह बसंत गौरी है, ऑप्शन संख्या बी होगा, ऑप्शन संख्या बी। देखिएगा क्वेश्चन कैसा है और आपके ईबीएस का या आपकी एनसीईआरटी की चीजें हैं जो हूबहू आपके क्वेश्चन के माध्यम से जो चैप्टर में चीजें दी गई हैं उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है क्वेश्चन में और आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर एग्जामिनर कुछ पूछे तो अच्छे तरीके से बता ले जाए। 16 का बी ऑप्शन। 17 नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पर क्या करना? फिल करना है। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है? तीस्ता, लूनी, काली या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या होगा? प्रश्न संख्या 17 नंबर के लिए कौन सा होगा? एकमात्र ऐसी प्राकृतिक जल स्रोत है कौन सी नदी का? तो आप कहेंगे लूनी नदी का। क्या नदी का? लूनी नदी की बात करेंगे। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है, ऑप्शन संख्या बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे यहाँ पर फिल करना है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से करा की चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र, ग्लोब, रेखा चित्र, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। फिल करना बताइएगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? इसमें से क्या हो सकता है? बेहतरीन प्रश्न है। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र या चित्रण मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मानचित्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप फिल करेंगे मानचित्र कहलाता है। ऐसे लाइन आपको लिख करके पूछ लेगा एग्जामिनर, तो फिर आप भौचक्के रह जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी है राइट ऑप्शन। 19 नंबर, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र या विषयगत मानचित्र, भौतिक मानचित्र या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहा प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए कौन से मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है? प्राकृतिक अगर पूछ रहा है तो प्राकृतिक की अगर विशेषताओं को दर्शाना है तो हम फिजिकल मैप लेंगे। आपका राइट ऑप्शन सी बनेगा, सी ऑप्शन। भौतिक मानचित्र कपास के रेशे के पौधे से प्राप्त होते हैं। मतलब कपास के जो रेशे हैं कि किसके पौधे से प्राप्त होते हैं? कर्णिका या बीजावरण या आंतरिक फल भित्ति या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें फिल किया जाए? कपास के रेशे। अगर हम बात करें कपास के रेशे कर दें जी, कपास के रेशे, इसमें से क्या होगा? कपास के रेशे
करा कि कर्णिका पौधे से प्राप्त होते हैं, तो यह भी सही है। कपाड़ के रेशे बीजावरण से होते हैं, एकदम सही है। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से ऑप्शन संख्या डी कहेंगे। क्या कहेंगे? बीज का उपयुक्त में से डी कहेंगे, सभी से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन संख्या आपका डी इसका राइट ऑप्शन हो। प्रश्न संख्या 20 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छा है, इस प्रश्न को देखिएगा जी एकदम ओके। इनमें से अगर बात करें कपास के रेशे, नहीं, कपास के रेशे अगर पूछ रहा ना, देखिए ओके। तो कपास के रेशे की बात करें किससे प्राप्त होते हैं, तो इसमें से करें उपयुक्त में से किसी से नहीं, उपयुक्त में से किसी से नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा जी। कपास के रेशे किससे मतलब प्राप्त होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ना कर्णिका होगा, ना बीजावरण होगा, ना आंतरिक फल भित्ति होगा। ऑप्शन संख्या सी ई होगा। करेक्ट। कताई द्वारा रेशे को बनाया जाता है, कताई द्वारा रेशे को बनाया जाता है क्या? कपड़ा से, धागा से, कच्चा माल से, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21 नंबर, प्रश्न संख्या 21 नंबर में कौन सा होगा? हम जानते हैं कताई द्वारा रेशे को धागा बनाया जाता है, कताई द्वारा रेशे को क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। यहां पर फिल करेंगे धागा, देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। धागा, इसे धागा बनाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न, करेक्ट। कपड़े पर किया गया धागे का काम क्या कहलाता है? वर्णी कला या कढ़ाई या मधुबनी कला या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कपड़े पर किया गया धागे का काम क्या कहलाता है? कपड़े पर किया गया धागे का काम वह कढ़ाई कहलाता है। क्या? कढ़ाई कहलाता है। यह आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न 23, प्रारंभिक मानव द्वारा पहने जाने वाले कपड़े किससे बने होते थे? कपास से, पेड़ों की पत्तियों से, या पशुओं और किस खाल से, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रारंभिक मानव द्वारा पहने जाने वाले कपड़े किससे बने होते थे? किससे बने होते थे यह आपसे पूछ रहा है। क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? प्रश्न संख्या 23 की अगर बात करेंगे तो हम जानते हैं प्रारंभिक मानव द्वारा पहने जाने वाले कपड़े कपास से भी होते थे, पेड़ों की पत्तियों से, पशुओं की खाल से। जी, पेड़ों की पत्तियों से तो नहीं होते, कपास से और पशुओं की खाल से। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी इसका राइट हो। एक से अधिक होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा इसमें से प्राकृतिक रेशा है? बताइएगा इसमें से क्या होगा? करा कि नायलॉन या जूट या फिर रेयान या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे कौन सा पूछ रहा है? एक प्राकृतिक रेशा पूछ रहा है। क्या नायलॉन होगा? नहीं भाई, नायलॉन क्या है? नहीं। तो हम जानते हैं वह कौन सा होगा? जूट होगा। क्या होगा भाई? आपका जूट होगा, जब जिसे बोलते हैं प्राकृतिक रेशा बोलते हैं। जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? सर्वाधिक अगर राज्य पूछ लेगा, सर्वाधिक राज्य किस में होता है, तो हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में होता है। और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो आप कहेंगे बिहार में होता है। कहाँ पर? बिहार में होता है। और भाई बिहार में कौन से जिले में? पूर्णिया जिले में। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, पर्यावरण में वस्तुओं की परस्पर निर्भरता को क्या कहते हैं? जीवन का चक्र, या जीवन का जाल, या प्रकृति का चक्र, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह कि पर्यावरण में वस्तुओं की परस्पर निर्भरता को क्या कहा जाता है? परस्पर निर्भरता को किस नाम से जाना जाता है यह बताइएगा। परस्पर निर्भरता को हम क्या बोलते हैं? जीवन का जाल बोलते हैं। क्या भाई? आप जीवन का जाल बोल सकते हैं। पर्यावरण में वस्तुओं की परस्पर निर्भरता को जीवन का जाल बोलते हैं। जी, अगले नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे और जानवरों की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। वही क्या? स्थानीय प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, विकासवादी प्रजातियां, या फिर उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से पौधे और जानवरों की प्रजातियां जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं? एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं तो हम जानते हैं उससे बोला जाता है स्थानीय प्रजातियां। तो किसी विशेष स्थान पर जो पाए जाते हैं वह स्थानीय प्रजातियां कहलाएंगे। लुप्त प्राय प्रजाति थोड़ी ना होगा, लुप्त जो तो लुप्त हो चुका। इसके बाद विकासवादी, तो विकासवादी हर जगह, तो आप कहेंगे इसको एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियां। बेहतरीन प्रश्न। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध का सही है? जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। बी ऑप्शन, जीवित जीवों की प्रजाति
मृत और सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करती हैं और जीवित रहती हैं। कहना जीवों की एक प्रजाति दूसरी प्रजाति की कीमत पर लाभ उठाती है। या निम्नलिखित में से एक, उपयुक्त में से एक सिद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 के लिए कौन सा होगा? बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। इसमें से क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा कि कौन सा दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध का सही वर्णन है? तो जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होती है, यही सहजीवी संबंध को सही दर्शाता है। सहजीवी संबंध को दर्शाता है कि भाई साहब जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होती है, ऑप्शन संख्या ए। अच्छा, जीवित जीवों की प्रजाति मृत और सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करती हैं और जीवित रहती हैं। तो इससे तो हम सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करती हैं और जीवित रहती हैं, जिसे हम बोलते हैं अपघटक। जब तो गलत होगा, कोई मतलब नहीं, ना बी होगा ना सी होगा। ठीक है, आगे आपका डी भी कट जाएगा, ई भी। नेक्स्ट प्रश्न, कर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? करे कि प्रथम उपभोक्ता आपके सामने है, करे या उत्पादकों के तुरंत बाद आते हैं, या उत्पादकों के तुरंत बाद आते हैं और शाक भक्षी होते हैं जो सीधे उत्पादकों को खाते हैं। तो ये तो भाई साहब सही है, क्योंकि हमसे पूछ रहा गलत है। अच्छा, हम गलत ढूंढ रहे हैं। द्वितीय उपभोक्ता करा प्राथमिक उपभोक्ता पर खाद्य के लिए निर्भर होते हैं और इसीलिए इसमें मांस भक्षी शामिल होते हैं। ठीक है, कर तृतीय उपभोक्ता में कर मृत सड़े हुए जीवों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विखंडित कर देते हैं, जैसे कवक। करक उपयुक्त में से एक सिद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करक कि कौन सा इसमें से गलत है? तो हम जानते हैं इस बात को। देखिए प्रश्न संख्या 28 में, तो प्रश्न संख्या 28 का भैया आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ऑप्शन संख्या ए सही है। प्राथमिक उपभोक्ता आपको पता है कि ये शाकाहारी होते हैं, तो ये तो लिखा है शाक भक्षी होते हैं, और कहीं ना कहीं कह रहा है कि या सीधे उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। तो या तो पॉइंट ए वाला पूरी तरीके से सही है, इससे हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा गलत। अच्छा, बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन तृतीय उत्पादक की बात करें, ये भी मांसाहारी होते हैं, सड़े गले पर नहीं खाते भाई। सड़े गले को सरक आकार्बनिक तो भागों में जो तोड़ता है उसको अपघटक बोला जाता है। क्या बोला? अपघटक बोला जाता है, ना कि उसके बोलते हैं तृतीयक। उसको तृतीयक उपभोक्ता नहीं बोलते हैं। यही बात गलत है, और जब यही बात गलत है तो यही बात सही भी होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था गलत। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, 1985 में पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना किस देश की प्रौद्योगिकी के शुरुआत के साथ शुरू किया गया? करा कि अमेरिका के साथ, या अमेरिकन, या ब्रिटिश, डच, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई। बहुत बेहतरीन प्रश्न। 1985 में पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना किस देश की प्रौद्योगिकी की शुरुआत के साथ शुरू किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम जानते हैं वह किया गया था डच के द्वारा। क्या? डच की बात करें, डच देश के प्रौद्योगिकी की शुरुआत के साथ किया गया। नेक्स्ट है, गहन कृषि का तात्पर्य है खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों का उपयोग, या फिर अधिक भूमि पर खेती के लिए अधिक लाना, भूमि को खेती के अधिक लाना, या फिर श्रम और पूंजी के मामूली कम इनपुट के साथ बड़े खेतों पर खेती करना, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 30 नंबर क्या होगा? प्रश्न संख्या 30 नंबर के लिए कौन सा होगा? बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से बताने की कोशिश कीजिएगा गहन कृषि का तात्पर्य क्या होता है। तो गहन कृषि का तात्पर्य हम कह सकते हैं खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों का उपयोग करना, ऐसा बोल सकते हैं हम गहन कृषि का तात्पर्य। आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं। आगे आप अगर बात करें प्रश्न संख्या 31, बिना क्षतिग्रस्त लहसुन में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सल्फर ऑक्सलेट, या मेमोडर डिकोसाइड, या एलिनेज, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बिना क्षतिग्रस्त लहसुन में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेहतरीन प्रश्न है। और आप जानते हैं जो लहसुन होता है जो तीखा क्यों होता है, जो तीखा ऐसा क्यों होता है कि तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हम जानते हैं एलिनेज की वजह से होता है। ऑप्शन संख्या एलिनेज की वजह से, ऑप्शन संख्या 31 का सी ऑप्शन। तंबाकू का उद्गम स्थल है। तंबाकू का उद्गम स्थल मतलब तंबाकू कहां से है? अमेरिका से, चीन से, भारत से, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तंबाकू का उद्गम स्थल कौन सा देश है? तंबाकू का उद्गम स्थल अगर बात करेंगे तो अमेरिका है। तंबाकू का उद्गम स्थल
अमेरिका को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये सभी एनसीईआरटी के बुक में है, क्लास 5th के। कर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूर्यमुखी की खेती में अग्रणी है? राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो सूर्यमुखी की खेती में सबसे आगे है? कौन सा ऐसा राज्य है जो सूर्यमुखी खेती में सबसे आगे है? वह राज्य भैया कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है, ऑप्शन संख्या सी। आगे कर पल्पल बियना किसकी एक किस्म है? पत्ता गोभी का, गांठ गोभी का, प्याज का, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। पल्पर बियना किसकी एक किस्म का है? किसकी एक किस्म है? तो हम जानते हैं वह एक गाढ़ गोभी का किस्म है। किसका भाई? गाढ़ गोभी का किस्म है। ऑप्शन संख्या 20 का राइट ऑप्शन होगा। पर्पल बियना गाढ़ गोभी का एक किस्म है। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन इसमें से सारे के सारे गलत है। ऑप्शन का जगह सब्जियों का अध्ययन पका खाना ये तो गलत है भाई। किसी अब सूखा रखने के लिए भाई ये भी गलत है। ताजा, ये सभी कुछ सब की सब ऑप्शन गलत है क्योंकि गलत टाइप हो चुका है। सब्जियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? आप जान लीजिए ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर बोला जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ऐसा आप कहेंगे सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी कौन सा है? उल्लू, मैना, तोता, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कौन सा कौन सा पक्षी कर सकता है? तो हम जानते हैं क्या उल्लू होगा? उल्लू नहीं करता है, वह करता मैना। ऑप्शन संख्या बी, मैना करता है झटके से आगे पीछे। आगे बात किया प्रश्न संख्या 37, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? सनबर्ड है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा? अब देखेंगे झाड़ी, और अगर बात किया झाड़ी होगा या छोटा सा पेड़ होगा उसको लटका रहता है उसका घोंसला। करा कि भाई साहब वह सनबर्ड है, या फिर आपका करा कि भाई बारबेट है या कौवा है, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो ऐसा काम करता है कि भाई लटका हुआ होता है? जी बताएंगे उसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो वह पक्षी है सनबर्ड। सनबर्ड ऐसा काम करता है कि उसका जो घोंसला है ना वह क्या लटका हुआ रहता है किसी झाड़ी में या फिर किसी छोटे पौधे से। आगे प्रश्न संख्या 38, कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच किस पक्षी का घोंसला बनाने का उल्लेख मिलता? बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। कौवा, कबूतर, गौरैया या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच किस पक्षी का घोंसला बनाने में उल्लेख मिलता है? प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38, कौन सा ऐसा करता है? तो करता है कबूतर। कौन सा? कबूतर करता। ऑप्शन संख्या बी होगा। ऑप्शन संख्या 20 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन संख्या 20 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा कि इंडियन रॉबिन किस प्रकार का घोंसला बनाता है? इंडियन रॉबिन किस प्रकार का घोंसला बनाता है? घास, मुलायम टहनी, जड़ों, ऊन, बाल और रीसे बना घोंसला, या पत्तों का उपयोग करके एक साथ सिला हुआ घोंसला, या करा कि आपका होगा कि तार और लकड़ी के टुकड़ों सहित विभिन्न चीजों से बना हुआ घोंसला, या उपयुक्त में से इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा? इंडियन रॉबिन किस प्रकार का अपना जो है रहने के लिए घोंसला बनाता है? इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? बेहतरीन प्रश्न है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी हूबहू आपके सामने एमसीक्यू के फॉर्म में रखा गया है। तो इंडियन रॉबिन जो प्रकार आपका घोंसला बनाता है वह घास, मुलायम टहनी, जड़ों, ऊन और बाल से जो है बना हुआ घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, एक लड़का रात को जागता है और देखता है कि एक पक्षी भवन के कोने से बहुत तेजी से उड़ रहा है। बाद में उसने उसके बारे में अध्ययन किया कि वे रात में अच्छी तरीके से देख सकते हैं और केवल काला और सफेद ही देख सकते हैं। इस पक्षियों को किस रूप में जाना जाता है? रात्रिचर पक्षी, दिनचर पक्षी, या उड़ ना पाने वाले पक्षी, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 40 नंबर। प्रश्न संख्या 40 नंबर के लिए
कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो भैया रात में उठा और देखा कि रात में वो चिड़िया उड़ रहा है, दिन में उड़ ही नहीं रहा है। सिर्फ वह किस रंग को पहचानता है? काला और सफेद रंग को देख सकता है वह पक्षी। तो उससे हम सीधा सा कहेंगे भाई साहब रातिचर पक्षी होगा, ऑप्शन संख्या बी होगा। सनबर्ड का घोंसला कैसे लटकता है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से, या किसी इमारत की छत से, या कैक्टस के पौधे से, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सनबर्ड का जो पौधा होता है ना, सनबर्ड जो होता है, सनबर्ड का घोंसला, अगर चिड़िया की बात करेंगे, इसका घोंसला होता है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका हुआ होता है, ऑप्शन संख्या सी। अभी आपके सामने यह क्वेश्चन रखा गया था, अभी आपके सामने क्वेश्चन था, वह दूसरे तरीके से था। उसमें पूछा गया था किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा में कौन सा चिड़िया है जो अपना घोंसला बनाता है, उसमें हमने बताया था सनबर्ड है। और यहाँ पर क्या हुआ, सनबर्ड का घोंसला कैसे लटकता है? ऐसे क्वेश्चन को आगे पीछे घुमा सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर, निम्नलिखित में से भाई साहब कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण होगा? स्टील, मछली, कागज, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण होगा? कौन सा इसमें से होगा? कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? प्राकृतिक संसाधन क्या स्टील? भाई साहब स्टील नहीं है। कागज नहीं, मछली होगा प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन संख्या इसका बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या इसका बी इसका राइट ऑप्शन होगा, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। प्रश्न संख्या 43, टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, औरक्त प्रकाश का, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हम टीवी को चलाते हैं ना, टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसका उपयोग करती है? तो हम जानते भैया वह उपयोग किया जाता औरक्त किरण का। किसका? औरक्त किरण का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब हम रिपोर्ट चलाते हैं ना, कोई टीवी चला रहे हैं, रिमोट से आगे पीछे करते हैं, तो कौन सी किरणें निकलती हैं? औरक्त किरणें निकलती हैं। औरक्त प्रकाश होता है, उसका उपयोग किया जाता है। 43 का सी ऑप्शन। 44, निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के सही को चुनना है। पारंपरिक स्रोत की बात हो रही है, तो इसमें से भैया आपको पारंपरिक स्रोत ढूंढना है, कौन सा होगा? तो कहा कि तेल, प्राकृतिक गैस, या काष्ठ ईंधन, या कोयला, काष्ठ ईंधन, या बायोगैस, या जल विद्युत तापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44 में क्या बन सकता है? 44 में क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 की बात करेंगे। 44 तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या होगा? इसके निम्नलिखित में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का सही है। तो कोयला है क्या, या काष्ठ ईंधन बायोगैस? नहीं। तो हम कह सकते हैं तेल है, प्राकृतिक गैस है, और काष्ठ ईंधन है, यही तो होगा। जल विद्युत तापीय ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं है, ना ये है। तो हम कह सकते हैं तेल है, प्राकृतिक गैस है, और काष्ठ ईंधन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें पारंपरिक स्रोत का सही समूह, प्राकृतिक स्रोत का जो नेचुरल आपकी बात करें स्रोत आपसे पूछ रहा है, उसका तेल, प्राकृतिक गैस, काष्ठ ईंधन, ऐसा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? एनर्जी का प्राथमिक स्रोत बिजली, ये घर्षण, या सूर्य, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होगा? कौन सा होता है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत? तो हम जानते हैं ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत अगर हम आपसे पूछेंगे तो क्या होता है वह भाई साहब, क्या होता है भाई? आपका होता है सूर्य होता है। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट ऑप्शन। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य को बोला जाता है। ये सारे प्रश्न देखिए पेपर में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जल्दी जल्दी क्या किया जा रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश हो रहा है कि कहीं से कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए, एग्जामिनर पूछे तो आप अच्छे से कर ले जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको क्या किया जा रहा है, आपको ऐसा देखिए, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, इसका उद्देश्य यही कि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन लास्ट टाइम है, और जब आप लास्ट टाइम में रिवीजन करना चाहिए। जो आप पढ़े लिखे हैं, जो भी समझे हैं, उसको रिवीजन कीजिए। और रिवीजन का एक ही रास्ता है कि आपके सामने जितने भी क्वेश्चन गुजर पाए उतना आप कोशिश कीजिए गुजारने का। विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता ऊर्जा के निम्न स्रोतों में से किस स्थिति में करा कि सबसे कम होती है? कर भाई साहब सौर,
या पवन या तापी या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहेंगे विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता ना, विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता ऊर्जा के निम्न स्रोतों में से किस स्थिति में सबसे कम होती है? किस स्थिति में सबसे कम होती है? क्या सौर में होती है? तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता ऊर्जा की सबसे निम्न स्रोतों में से सबसे कम, तो सौर की बात करें नहीं कम होगा, पवन की बात करें नहीं होगा, भूतापी में सबसे कम होता है। क्या होता है? आप यहां पर करेंगे भूतापी की स्थिति में, भूतापी स्रोतों में भूतापी स्थिति में सबसे कम होती है। ऑप्शन क्या है? 46 का कहेंगे सी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा। आगे 47 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त आपसे पूछ रहा है तो आपको या तो अच्छे तरीके से पता होगा, राजस्थान होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यह तो नॉर्मल है, लेकिन बिहार में क्या होता है? सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, इसलिए आप कह सकते हैं। तो अब बाढ़ के मामले में अगर पूछा जाएगा तो बिहार कहेंगे, लेकिन आपसे अगर सूखाग्रस्त पूछ रहा है तो फिर आप कह सकते हैं राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर, बिहार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है? तो आपको यही सामने क्वेश्चन पूछ लिए गए, बाढ़ का सबसे ज्यादा बाढ़ कहां किस राज्य में होता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी बताया। मध्य प्रदेश में उतना बाढ़ नहीं आता। आपसे करें निम्न में से कौन सा? पंजाब, तो पंजाब भाई साहब नहीं होगा, लेकिन बिहार क्या है? सबसे ज्यादा। और बिहार क्या है? बिहार में सबसे ज्यादा जो है नदियों का प्रवाह होता है, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जिसका रास्ता सही तरीके से डिसाइड नहीं कि हाँ किस तरीके से रास्ता इनकी पानी का बहाव होगा। और इसी वजह से जो है हमेशा से जब आप गर्मी के अब बरसात के मौसम में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? बिहार में बाढ़ आ जाता है। ऑप्शन संख्या सीधा सा बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट आगे, और ऐसा आपको पता होना चाहिए बिहार का कौन सा ऐसा जिला है, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होता है? सबसे ज्यादा वर्षा अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कहेंगे किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज जिला है। किशनगंज जिला है जो सर्वाधिक वर्षा होता है। और किशनगंज में एक भी बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है कि शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। शिशु लिंगानुपात बात करें, लिंगानुपात सर्वाधिक बिहार के परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करेंगे, सर्वाधिक अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे तब, भारत के परिप्रेक्ष्य से बात नहीं कर रहा हूं, बिहार के परिप्रेक्ष्य से और 2011 के जनगणना के अनुसार तो सबसे ज्यादा केस में है वह किशनगंज में है। कितना है किशनगंज में? किशनगंज में कहेंगे 900, किशनगंज 977। कितना भैया? 977 होगा। और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? तो आप कहेंगे सबसे कम अगर कम पूछेगा तो आप कहेंगे वैशाली में है। क्या है? वैशाली में है। और वैशाली में कितना है? 904 है। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा ये सारी शिशु यहाँ भी होगा। क्या होगा? शिशु यहाँ पर, शिशु में अगर कम पूछेगा तो वैशाली 904 बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? क्या मेघालय है या तमिलनाडु है, पंजाब है या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है जी बताइएगा? सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो हम जानते भैया मेघालय में होती है। कहां पर? मेघालय में होती है, चेरापूंजी में। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट ऑप्शन। तो सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होती है, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भूस्खलन की व्यापक सटीक तकनीक नहीं है? व्यापक तकनीक नहीं है। आप देखिएगा इसमें आपको निगेटिव ढूंढना है। क्या भैया? आपको निगेटिव ढूंढ के बताना है कौन सा इसमें से निगेटिव बनेगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हैजर्ड मैपिंग जोखिम मानचित्र से किया जाता है। या भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति और जो आवरण में कमी की जाती है, या करें जमीन को रोकने के लिए रिटेंशन बाल या अवरोधिका भित्ति का निर्माण किया, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 के लिए कौन सा होगा? कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा तकनीक नहीं, आपसे निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव के लिए कोशिश कीजिएगा क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो निम्नलिखित में से क्या भूस्खलन की व्यापक तकनीक नहीं है? ठीक है, तो ये तो भाई सही है। क्या होगा? भूस्खलन अगर संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हैजर्ड मैपिंग या जोखिम मानचित्र सही है।
या तो सही व्यापक तकनीक का या तो होगा, कौन सा नहीं होगा इसको ढूंढना है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति अवरोध में कमी, तो दोस्त यही तो होगा ना, वनस्पति अवरोध में कमी, तो इसका मतलब है कि व्यापक रूप से भूस्खलन होगा इसमें से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी। जमीन को खिसकने के लिए रोकने के लिए रिस्टेंशन वॉल या अवरोधिका भित्ति का निर्माण करना, तो भूस्खलन का जो कम होगा, तो व्यापक तकनीक नहीं है ऐसा आपसे पूछ रहा है, मतलब एक तरीके से निगेटिव आपसे पूछ रहा था, तो निगेटिव ऑप्शन संख्या बी बन रहा है। सी तो अपने आप से गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत के माध्यम से अब कोशिश करेंगे तो या ना डी होगा ना ई होगा। अच्छा, आपसे सही पूछता तो ऑप्शन संख्या डी बन जाता, समझ रहे हैं आप। तो ए और सी हो जाता है अगर आपसे यहां पर सही नहीं पूछा होता, सही पूछा होता तब। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने 50 प्रश्न रखने का प्रयास किया गया, और इस 50 प्रश्नों के माध्यम से लगातार आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास किया जा रहा है। एनसीईआरटी की बुक का जो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का कलेक्शन है, और इन क्वेश्चन में कलेक्शन आप देखेंगे बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एग्जामिनर जो इसमें से 15 प्रश्न बनाएगा, जो आपके ईबीएस से क्वेश्चन 15 आएंगे पीआरटी के साथियों के लिए, वह यहीं से कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना रहेंगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, आपको देखिएगा जब आप ईबीएस के क्वेश्चन को देखेंगे तो, क्योंकि एससीईआरटी एनसीईआरटी यही बेस माना गया है, यही जो आयोग की तरफ से बोला गया है कि यही बुक का सहारा लेकर के आपके क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया। कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है, बस सीधा लिखा गया एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक। तो इस प्रकार से आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, सभी अच्छे से चीज़ों को सीखें, सभी अच्छे से बेहतर तरीके से सीखते पढ़ते रहें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके अपने राय देने का। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।